हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में मालदा डिवीज़न में जेईई पीवे के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है, सभी डिवीजन्स में जितनी भी जेईई पीवे की पोस्ट होती है उनका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों, जेईई पीवे की तैयारी करवाने के लिए रेल इन्फो टीवी कई सारी वीडियोज़ लेके आ चुका है ऑलरेडी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेक कर सकते हो चैनल पर। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप सभी को भी पता लग ही गया होगा जो रेगुलर अपने कंटेंट से जुड़े हुए हैं, अपने चैनल से जुड़े हुए हैं उनको, कि जितने भी डिविजन्स में जेईई पीवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं एलडीसी कोटे के तहत, उनमें लगभग 70-80% क्वेश्चंस म्यूचुअल होते हैं। यानी कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ कुछ में लैंग्वेज चेंज होती है, कुछ कुछ में एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है आपको, अगर आप जेईई पीवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन करें और एक एक क्वेश्चन का ढंग से एनालिसिस करें और डिटेल में पढ़ें उससे क्वेश्चन से रिलेटेड उस टॉपिक को। और पीवे मैनुअल तो है ही, इसके साथ साथ आप जो मेन अपनी लाइन होती है इस पर भी चीज़ों को नोटिस करें। पीवे से रिलेटेड हर एक, चाहे तो वो साइन बोर्ड हो गए, चाहे ट्रैक स्ट्रक्चर हो गया, चाहे टर्न आउट हो गया, कुछ भी मान लो, आप उनको सबको एक बार अच्छे से नोटिस करना है, एनालिसिस करना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सभी को पता ही होगा, मैं काफ़ी दिनों में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़रूरी काम थे अपने, तो उसके चक्कर में मैं पहले वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए आप सभी से सॉरी। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड करो। हालांकि ज़्यादातर मैसेज टॉपिक वाइज कंटेंट के थे कि आप टॉपिक वाइज वीडियो बना के डालो। दोस्तों, टॉपिक वाइज में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ तक मैं इसमें कवर करता हूँ, ये मैं स्क्रीनशॉट के साथ कवर करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट के साथ कवर करने में क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो ज़्यादातर टॉपिक्स का अपन ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अगर आपने सभी वीडियोस देखी है मेरी, तो लगभग पीवे मैनुअल पूरा ही अपन ने एक्सप्लेन कर लिया है। फिर भी मैं टॉपिक वाइज पीपीटी क्रिएट कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहे हैं अपना, तो उसके बाद में अपन टॉपिक वाइज पर भी डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे उनको भी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल घर्षण मूल्य है, यानी कि ब्रॉड गेज पर मैक्सिमम परमिटेड एग्रीगेट एबर्शन वैल्यू। दोस्तों, दो टाइप की वैल्यू पूछी जाती है, एबर्शन वैल्यू या इम्पैक्ट वैल्यू। जो एबर्शन वैल्यू तो होती है 30%, ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों के लिए होती है। नैरो गेज के लिए होती है 35% होती है मैक्सिमम, जो कि पूछा नहीं जाता। चलिए दोस्तों, पीवे मैनुअल भी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि पीवे मैनुअल में यहाँ पे मेंशन किया गया है, एग्रीगेट एबर्शन वैल्यू 30% फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। ये यहाँ पे ब्रॉड गेज और मीटर गेज दिया हुआ है, यहाँ पे नैरो गेज दिया हुआ है। नैरो गेज के लिए 35% होती है मैक्सिमम, और ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए होती है 30%। और बात करें इम्पैक्ट वैल्यू की, ये तो थी एबर्शन वैल्यू। ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, यहाँ पे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होती है 20% ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए। क्वेश्चन पूछा भी गया है इस एग्जाम में, नेक्स्ट में अभी वो भी चर्चा करेंगे। और नैरो गेज के लिए 30% होती है इम्पैक्ट वैल्यू मैक्सिमम। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल प्रभाव मूल्य है। देख लो, वो क्वेश्चन आ गया इम्पैक्ट वैल्यू का, जो कि अभी अपन ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। 20% होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, मशीन कुचल गट्टी के मामले में 40 मिमी वर्ग जाल चलने पर प्रतिशत परिधारण की अनुमत सीमा। दोस्तों, मैक्सिमम परमिटेड रेंज ऑफ रिटेंशन पूछा है 40 mm² मैश के लिए, जो कि होता है 40 to 60%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वी कैन सी पीवे मैनुअल आल्सो। देख ही लेते हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है, रिटेन ऑन 65 mm² मैश शू, उसके लिए तो 5% होता है। और बात करें रिटेन ऑन 40 mm² मैश शू, उसके लिए 40 to 60% होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, फास्टनिंग के माध्यम से नवीनीकरण का प्रस्ताव तब शुरू किया जाना चाहिए जब, यानी कि जो रिन्यूअल करते हैं फास्टनिंग के थ्रू, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। दोस्तों, ये पढ़ते हैं ऑप्शंस। नमूना आकार का 20% या अधिक रिकॉर्ड पेयर की अंगुली का भार। दोस्तों देख लो, आप कई सारे दोस्त हैं जो मुझे ऐसे पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि जो आप ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऐड करते हो, एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से करते हो आप,
पर ये हिंदी में ऐड किया करो। दोस्तों इसका रीज़न मैं बता दूँ आपको, मैं इंग्लिश में क्यों ऐड करता हूँ। हिंदी मीडियम से ही हूँ मैं भी, बट इंग्लिश का क्या है ना कि जो पीवे मैनुअल है हिंदी वाला, वो पूरा ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश पीवे मैनुअल से, जो इंग्लिश वाला है ना उससे। तो कई वर्ड ऐसे होते हैं जो गूगल ट्रांसलेट करता है तो इतना भारी वर्ड हो जाता है वो हिंदी में कि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ नहीं आता कि इसका मीन क्या है। तो मेरा रीज़न कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर हिंदी में ये है, ये दिया है यहाँ पे पैर की अंगुली, अब पूरे पीवे मैनुअल में आप पढ़ लो, ट्रैक पे पढ़ लो, पैर की अंगुली से रिलेटेड तो कुछ कैलकुलेशन दी गई नहीं है, अधिक रिकॉर्ड पैर की अंगुली का बाहर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टो लोड। तो रात दिन का ही फ़र्क हो गया है ना इसके ट्रांसलेशन में। तो इसीलिए मैं इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ, एक्सप्लेन हिंदी में कर देता हूँ। और आपको भी मैं यही एडवाइस दूंगा, चाहे आप करेक्शन स्लिप पढ़ें, चाहे पीवे मैनुअल पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वाला एनालिसिस करें, क्योंकि ये ऑथेंटिक माना जाएगा एंड में जब किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हो गया तो। और रही बात नॉलेज की, तो नॉलेज भी चाहे तो मेडिकल की बुक्स हो चाहे इंजीनियरिंग की बुक्स हो, मैक्सिमम जो बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि इंग्लिश में पढ़ो चीज़ों को और इंग्लिश में समझो। दिक्कत नहीं है हिंदी में, पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। नमूना आकार का 20% अधिक रिकॉर्ड टो लोड का भार 400 किलोग्राम से कम और 5% सैंपल आकार द्वारा पुष्टि की जाती है। एक्जैक्टली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अपन पीवे मैनुअल भी देख सकते हैं। इसमें पॉइंट फर्स्ट में डिफाइन किया गया है रिप्लेसमेंट ऑफ ERG यानी कि रिन्यूअल बोल सकते हैं इसको। इफ 20% और मोर ऑफ सैंपल साइज रिकॉर्ड्स टो लोड बिलो 400 kg which is to be confirmed by 5% sample size, proposal of through फास्टनिंग रिन्यूअल शुड बी इनिशिएटेड। यानी कि फास्टनिंग वो रिन्यूअल शुरू किया जा सकता है इस कंडीशन में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, लुब्रिकेशन ऑफ ERC शैल बी डन इन कोरिजन प्रोन एरियाज। यानी कि जो ERC का लुब्रिकेशन होता है वो जंग से प्रभावी वाले क्षेत्रों में कितने सालों में किया जाना चाहिए। दोस्तों जहाँ पर जंग लगने का संभावना होता है उस एरियाज में हर साल किया जाता है कोरिजन लुब्रिकेशन, और जहाँ पर जंग लगने का चांस नहीं है वहाँ पे 2 साल में एक बार किया जाता है। पीवे मैनुअल में भी देख सकते हो आप, कई बार इसमें गलती कर देते हैं, 4 साल 2 साल कर देते हैं इसमें। एज यू कैन सी हियर द लुब्रिकेशन ऑफ ERC एंड इंसर्ट ए टाइम ऑफ इनिशियल लेइंग शुड बी डन एंड देयर आफ्टर शुड बी डन वंस इन ए ईयर इन कोरिजन प्रोन एरियाज। कि कोरिजन प्रोन एरियाज में तो 1 साल में करना है, प्लेटफॉर्म लाइन्स एंड वंस इन 2 years इन अदर एरियाज फॉर मोर फ्रिक्वेंटली एज डिसाइडेड बाई PC। बेसिकली 1 साल में करते हैं प्रोन कोरिजन एरियाज में, और 2 साल में करते हैं नॉन कोरिजन प्रोन एरियाज में। तो और इसकी टाइमिंग चेंज भी की जा सकती है किसके द्वारा, PC के द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो प्रिंसिपल ऑफ चीफ इंजीनियर होता है उसकी एडवाइस से इसका शेड्यूल चेंज भी किया जा सकता है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह होती है वहाँ पे लुब्रिकेशन करना होता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, ERC का टो लोड, ERC पर टो लोड के परीक्षण मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जैसा कि अपन ने पहले इसका वो डिस्कस कर लिया था। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यदि 20% परिणाम 5% नमूने द्वारा सत्यापित 400 किलोग्राम से कम है तो TFR प्रस्ताव शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप 1 इंच डैश होगा 1 in 30 होता है दोस्तों फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद मैंने पहले ऐड नहीं किया था इसलिए स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं उन क्वेश्चंस के ज़्यादातर अब स्क्रीनशॉट ऐड नहीं करता जो अपन पहले दूसरे पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आप दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। दोस्तों यहाँ पर देखें तो पॉइंट नंबर 2 में डिफाइन किया गया है क्रॉस स्लोप ऑफ 1 in 30 शैल बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू वर्क्स। तो 1 in 30 होती है फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैक की ओवरऑलिंग
आवश्यक है क्योंकि इसमें सुधार होता है। दोस्तों जो ड्रेनेज सिस्टम होता है यानी कि जल निकासी वो अच्छी हो जाती है ओवरऑलिंग करने से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पैकिंग के माध्यम से रेल सीट के दोनों ओर की गहराई डैश तक गिट्टी खोली जानी चाहिए। दोस्तों ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। 50 mm खोली जाती है दोनों साइड, इनर और आउटर साइड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 50 mm। क्वेश्चन नंबर 10, स्लीविंग ऑपरेशन करते समय रोपित क्रोबार को रेल के वर्टिकल के बीच का कोण डैश से अधिक नहीं होगा। दोस्तों 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, डीप स्क्रीनिंग के दौरान ये सुनिश्चित किया जाए कि जब किसी से गिट्टी निकाली जा रही हो तो स्लीपर निरपवाद रूप से इसके बीच कम से कम डैश पूरी तरह से समर्थित स्लीपर हैं और आगे वाले स्लीपर्स पर काम किया जा रहा है। दोस्तों 4 स्लीपर्स एटलीस्ट सपोर्टिव स्लीपर्स होना चाहिए वहाँ पर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि मान लो जैसे ये ट्रैक है, इसका रिन्यूअल का काम चल रहा है और डीप स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, तो मान लो जैसे इस स्लीपर्स हैं और इस स्लीपर के बीच में मशीन काम कर रही है, तो एटलीस्ट 4 स्लीपर है, ये हमेशा वहाँ पर होने चाहिए। मतलब इनको ओपन नहीं किया जा सकता ट्रैक की सेफ्टी के लिए, मशीन के पासेज के लिए। बाद में तो खैर मशीन जाती है तो पूरा काम करके जाती है, ट्रेन के पासेज के लिए तो पर्टिकुलर स्पीड का इंडिकेटर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही जाती है। बट सेफ्टी के लिए 4 स्लीपर्स का यहाँ पर वो होना ज़रूरी है। सभी स्लीपर्स कंटिन्यूसली ओपन नहीं कर सकते। जैसे ERC का भी लुब्रिकेशन किया जाता है तो उसमें भी 15 या 40 ऐसे कुछ वो ERC एक बार ओपन की जाती है, कंटिन्यूसली सभी ERC ओपन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मानवयुक्त संपार के लिए ADN के निरीक्षण का कार्यक्रम है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है, ADN 6 महीने में एक बार आता है LC गेट पर, और ADN, JEE, SSC, PWI इन सभी का मैंने जो इंस्पेक्शन का शेड्यूल है उसका चार्ट बनाकर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये चेक कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर एक गश्ती दल अपनी बीट के अंत में आने पर अगला गश्ती दल नहीं पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों उसको पेट्रोलिंग जारी रखनी चाहिए और SM को रिपोर्ट करनी चाहिए। यानी कि एक पेट्रोलमैन जा रहा है पेट्रोलिंग के लिए, उसको नेक्स्ट जो गैंग बीट है लास्ट वहाँ पर दूसरा पेट्रोलमैन नहीं मिला, तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों उसको कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग जारी रखनी चाहिए, क्या पता क्या हो गया हो दूसरे पेट्रोलमैन के साथ, और जाकर SM को रिपोर्ट करना चाहिए नेक्स्ट स्टेशन पर। और क्वेश्चन है आपके लिए, एक पेट्रोलमैन मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक जा सकता है, कितने किलोमीटर की पेट्रोलिंग करनी चाहिए एक पेट्रोलमैन को। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं पूछा है मैंने, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, PWI प्रभारी को एक बार ट्रेन से रात में गश्त की जानी चाहिए। दोस्तों 1 महीने में एक बार की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो जो मैं अभी पहले बता रहा था आपको, ये चेक कर लेना, अपने चैनल पर है। इस पर चार्ट के हिसाब से अपन ने पूरा एक्सप्लेन किया है ADN, SSC, JEE, PWI का इंस्पेक्शन शेड्यूल, तो आप देख लेना एक बार, इसको भी चेक कर लेना आपके पास टाइम हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, रेलवे को प्रभावित करने वाले टैंक को रेलवे को बार बार याद दिलाने के बावजूद अभी भी भारी मरम्मत की आवश्यकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और इस डैश पर स्थानों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब ये है, चाहे तो रेलवे हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई भी कंपनी हो या फिर सरकार की कोई भी अदर इंडस्ट्रीज हो, जहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, उन इक्विपमेंट्स की कोई भी इक्विपमेंट्स मान लो पर्टिकुलर, उसकी बार बार रिपेयरमेंट करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब वो किस श्रेणी में रखा जाएगा। उसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में तो नहीं रख सकते ना, उसको कमज़ोर कैटेगरी में रखेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वल्नरेबल कैटेगरी में रखते हैं उसको। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, जैसा इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनमें से लुप्त हो रहे हैं ना जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाते हो। तो एक रेड डाटा बुक है पूरे वर्ल्ड में, जो जहाँ जहाँ पर भी प्रजातियाँ लुप्त हो रही है जानवरों की, उनको रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, यानी कि जो कमज़ोर जीव जंतु होते हैं जो टिक नहीं पाते इस पारिस्थितिक माहौल में, तो वैसे ही रेलवे की भी एक फाइल होती है, चाहे रिकॉर्ड बोलो कुछ भी बोलो, उसको कमज़ोर कैटेगरीज में रखा जाता है, ऐसे टैंक हो या चाहे कोई भी अदर इक्विपमेंट हो जिनको बार बार रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इन प्रिक्योरस वर्किंग ऑक्सिलरी ट्रैक शुड बी लेड एट द गेज ऑफ
दोस्तों ये क्वेश्चन भी खूब रिपीट हो चुका है। मैं खुद क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन करता हूँ तो मेरे लिए तो ये बार बार आंखों के सामने आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 3400 mm होती है, 3400 mm। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्लैगमैन। चलो हिंदी में पढ़ते हैं। डेटोनेटर रखने वाले फ्लैगमैन को डेटोनेटर के स्थान से कम 1.5 मीटर की दूरी पर खुद को तैनात कर देना चाहिए। दोस्तों डेटोनेटर को जब आप वहाँ पर रेल पर प्लेस कर देते हो, यानी कि उस पर लगा देते हो, चिपका देते हो, तो जब ट्रेन को स्टॉप करने के लिए तो लगाते हो, और जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरेगी तो उसमें ब्लास्ट होता है। उसी से साउंड होने के बाद लोको पायलट को पता लगता है। तो जब वो फटता है तो उसमें से कई सारे जो एक्सप्लोजिव वो होते हैं, पदार्थ होते हैं उसमें, विस्फोटक पदार्थ, वो बाहर बहुत तेज़ी से निकलते हैं। तो उनकी रेंज एटलीस्ट 45 मीटर होती है, यानी कि 45 मीटर तक अगर कोई भी आदमी खड़ा है तो उस पर वो अंदर स्किन में जाकर डैमेज कर सकते हैं, ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेफ्टी रेंज होती है इसको सेफ्टी रेंज भी बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, सीटीसी अनुभाग एकलपंथी को छोड़कर ड्राइवरों द्वारा देखे गए संकेतकों को डैश की तरफ रखा जाएगा। दोस्तों जितने भी सिग्नल बोर्ड्स होते हैं वो सभी लेफ्ट साइड होते हैं, पर हाँ स्पेशल जगहों पर जहाँ पर स्टेशन में होता है या सिंगल लाइन पर कहीं कहीं जगह लगाने पड़ते हैं राइट साइड में भी, वो क्या बोलते हैं, सिग्नल बोर्ड बोलो चाहे साइडिंग बोर्ड्स बोलो, तो वो जीएम की परमिशन से ही होता है। स्टेशन के अंदर तो, प्लेटफॉर्म्स के अंदर तो, और सिंगल लाइन पर तो दाईं साइड भी लगा सकते हैं। पर बात करें एकलपंथी को छोड़कर सिंगल लाइन के अलावा, तो ड्राइवरों द्वारा देखे गए संकेतकों को ओनली बाईं साइड ही लगाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, सिटी संकेतक डैश मीटर की दूरी पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। दोस्तों सीपा बोर्ड होता है जो 600 मीटर पर होता है, सिटी संकेतक बोर्ड। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये जो सीपा होता है, सी तो हिंदी में लिखा हुआ होता है सीफा तो, और WL लिखा होता है इस पर इंग्लिश में, यानी कि सिटी फाटक। ये इंडिकेट करता है कि आगे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है, और विशल WL का मतलब है विशल लेवल क्रॉसिंग, यानी कि सिटी बजाओ लेवल क्रॉसिंग है। ये बेसिकली लोको पायलट्स के लिए होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, डेटोनेटर के जीवन को वार्षिक आधार पर 1.5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है 5 साल से अधिक के प्रत्येक लोड से डेटोनेटर का परीक्षण के उपरांत। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है, डेटोनेटर्स की जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 5 साल, पर 5 साल को भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है कुछ विशेष परीक्षण करने के बाद उन डेटोनेटर्स का, अदरवाइज उनको डिस्पोज किया जाता है। तो कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? 8 साल तक। यहाँ पे तो आएगा 8। 5 साल से अधिक के प्रत्येक लोट से -2, यानी कि ये मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो एक वो लोट बोलो चाहे डिब्बा बोलो, उसको कितने डेटोनेटर्स होते हैं उसमें एक में, ये सभी के लिए सेम होता है, चाहे लोको पायलट के पास हो, चाहे मेट के पास हो, चाहे गार्ड्स के पास हो, चाहे गेटमैन के पास हो, चाहे कीमैन के पास हो, जिनके भी पास डेटोनेटर्स होते हैं उनमें सेम डेटोनेटर्स होते हैं एक डिब्बे में। तो कितने डेटोनेटर्स होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। उन टोटल डेटोनेटर्स में 2 डेटोनेटर्स का निकाल के और रेलवे अधिकारियों की वो उपस्थिति में उनका परीक्षण किया जाता है। अगर वो दोनों एकदम परफेक्ट हैं तो आगे उनको 3 साल बढ़ा दिया जाता है। तो 8 और 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, डेटोनेटरों के परीक्षण के समय सुरक्षा का दायरा 1.5 मीटर है। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, 45 मीटर होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गए इसमें 2-3 तो एक ही पेपर में, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैनुअल में भी। With a radius of 45 meters from the detonators to be exploded, no person should be allowed at, यानी कोई भी आदमी वहाँ पर अलाउड नहीं होता 45 मीटर में। ये सेफ्टी रेंज है इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, TP एंड TG का सबसे निचला भाग RL से ऊपर 1.5 मीटर होना चाहिए। दोस्तों यूजुअली साइडिंग बोर्ड्स होते हैं वो 2 मीटर होते हैं रेल लेवल के अबव, बट TP एंड TG के बोर्ड्स होते हैं 1.65 मीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, कटिंग और हाई बैंकों में 1.5 मीटर की अंतराल पर ट्रॉली रिफ्यूज उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 200 मीटर होती है, चाहे तो कटिंग्स हो चाहे हाई बैंक्स हो। पर हाँ अगर कटिंग्स में स्ट्राइट ट्रैक हो तो 100 मीटर होती, स्ट्राइट ट्रैक पर अगर कर्व है
मान लो जैसे कटिंग्स में स्ट्राइट ट्रैक पर कार हुआ है तो वहाँ पर 100 मीटर ही होती है ट्रॉली रिफ्यूजीज, यानी कि जो ट्रॉली डालते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो कहीं पीछे से ट्रेन नहीं आ जाए तो उसको उतार कर साइड में करने के लिए एक जगह जगह पर वो इंस्टॉल किए जाते हैं ट्रॉली रिफ्यूजी। ये पीओ मैनुअल में भी देख सकते हो आप, 200 मीटर ये दोनों के लिए कटिंग और हाई बैंक्स के लिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लोचदार क्लिप के टो लोड के मापन के लिए नमूना आकार है, यानी कि सैम्पल साइज फॉर मेजरमेंट ऑफ टो लोड ऑफ इलास्टिक रेल क्लिप। दोस्तों 1/100 होता है, 1% ऑफ ERC रैंडमली ऑन एवरी 100 स्लीपर्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। BG टर्नआउट और LXINGS में चेक रेल का क्लियरेंस है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर भी इसको इंग्लिश में मेंशन किया गया है। अब यूजुअली तो नॉर्मल चीज़ है कि लेवल क्रॉसिंग हो गया इसका मतलब, पर कई बार जो प्रॉपर हिंदी में पढ़ते आए हैं मैनुअल वगैरह उनको इस वर्ड का मालूम नहीं होता। BG में टर्न आउट का तो वो चेक क्लियरेंस बता देंगे भाई 44 to 48 mm होता है, बट यार ये क्या पूछ लिया, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे वो पक्का। और टर्न आउट के और लेवल क्रॉसिंग के तो कोई संबंध ही नहीं है, तो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसलिए लेवल क्रॉसिंग इसका ये मतलब है। इंग्लिश में इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है 51 to 57 mm होता है। आप सभी को पता है लेवल क्रॉसिंग पर जो चेक रेल होती है उसके चेक क्लियरेंस, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने मैनुअल का लगा दिया स्क्रीनशॉट, आप देख लेना स्क्रीनशॉट लेकर। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, ऑलरेडी 10-15 मिनट की लेंथ होती है अपने वीडियो की, 22 मिनट की हो गई है। तो अपन बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो लाल सा बटन दिख रहा है ना आपको, खैर वीडियो में तो ये होगा नहीं क्लिक, पर आप चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को मोटिवेशन मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो। और हाँ, ये सब छोड़ो, सब्सक्राइब रखा तो आपको जमे तो कर देना नहीं तो रहने दो, छोड़ो, अब नहीं बोलता मैं। पर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मैंने बाई चांस जल्दीबाजी में कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया हो, या कई बार टंग स्लिप हो जाती है कि अपन एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, बोल क्या दे देते हैं, और मेरे साथ तो कई बार होता है कि मैं क्वेश्चन पर ऑप्शन ए जैसे इसमें करेक्ट आंसर है, पर मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा पर ऑप्शन बी पे भी टिक हो जाता है, जो कि गलत है एक तरीके से। तो पर जब वीडियो बनाते होते हैं तो जल्दी में ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। रेल इनपुट टीवी चैनल आपकी हमेशा हेल्प के लिए रेडी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।